किस किसने टेस्ट नहीं दिया था इस बार? हम्म। तुम्हारा कंबाइंड चैप्टर टेस्ट था? ठीक है। मैं पेपर डाउनलोड कर देती हूँ वैसे ही। हो गया डाउनलोड। देख लेते हैं क्या आया है पेपर वाली। बढ़िया है। अब किस किसने पेपर नहीं दिया था एक बार बताओ जरा। देखो इतनी लेट आ रहे हैं अभी, 5 मिनट ऊपर हो चुकी है। संध्या वगैरह नहीं आई ना? संध्या नहीं आई ना? हाँ चल आइए। सौम्या नहीं आई ना आज? सौम्या भी नहीं आई? मैम आई हूँ। ठीक है ठीक है। और कौन नहीं आया? सुविंदर आया है, सुनानी ठीक है। कितनी आ गई? मयंक, मयंक टेस्ट दिया था इस बार? हम्म। टेस्ट दिया था वही। बढ़िया, वेरी गुड। पेपर देख के क्या लगा? कुछ नहीं, बैठे रहो चुप एकदम, कुछ नहीं बोलना। कुछ बोल दोगे तो मुझे पता नहीं क्या पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में। चलो फिर पेपर डिस्कस करते हैं। कुछ नहीं बता रहे मैं, बस आसान लगा डिफिकल्ट लगा। पेपर का कुछ ये तो बताओ कि पेपर लगा कैसा। माइक का बटन है तुम्हारे, उसमें बोल लिया करो कुछ। वन वे क्लास चलती है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है क्लास में। नॉर्मल था। एक मैम दो कुछ डिफिकल्ट थे, बाकी थी। एक दो बच्चे बोल देते हैं, बाकी तो पता नहीं क्या ही करते हैं, क्लास में आते हैं जाते हैं। सौम्या कैसा गया पेपर? मैम गंदा ही गया इस बार तो। दिया ही नहीं? मैम दिया था। कैसा गया फिर? मैम अच्छा नहीं गया, थोड़ा डिफिकल्ट आ जाओ। लगा। अच्छा नहीं गया?
नहीं बेटा जी, चलो देख लेते हैं क्या कर रहा है आप लोगों के पेपर में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर की लूप है जिसका साइड 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर करंट 12 एम्पियर है, अलग अलग ओरिएंटेशंस में रखे हुए हैं। तुम्हें बताना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इतना है और जेड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, देखो इतना दे दिया है कि जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो कह रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। ये एक कॉइल दिख रही है ना, एक कॉइल दिख रही है जो कहाँ रखी गई है, मैग्नेटिक फील्ड में। कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो मैंने तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी सिखाई है, किसके बराबर होगी, माइनस एम बी कॉस थीटा। माइनस एम बी कॉस थीटा होगा। अब इक्विलिब्रियम पूछा है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कब मिलती है भाई, मैंने तुम्हें बताया जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, शुड बी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी शुड बी मिनिमम, तब तुम्हारा किसमें रहेगा, लूप स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए तुम्हें थीटा कितना चाहिए फिर, अगर मिनिमम चाहिए तो 0 थीटा होना डिग्री। चाहिए 0 डिग्री, तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगी कितना, माइनस एम बी। अगर थीटा 0 चाहिए, थीटा 0 का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, या फिर मैग्नेटिक फील्ड एंड ये क्या है, एम तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन मैंने तुम्हें बताई थी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में ले सकते हो। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल देखो कहाँ 0 डिग्री बन रहा है, वहां पर तुम्हारा स्टेबल कंडीशन बनेगा। पहला वाला देखते हैं। पहले वाले का तुम्हारा ये कहाँ रखा हुआ है, देखो कहाँ रखा हुआ है तुम्हारा ये लूप वाई जेड प्लेन में है। अगर लूप वाई जेड प्लेन में है तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा भाई, परपेंडिकुलर यानी एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, जेड में। तो यहाँ तो एंगल कितना बन रहा है, कॉस थीटा शुड बी 90 डिग्री, यानी ये तो अनस्टेबल कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है, अच्छा सॉरी, अनस्टेबल कंडीशन कब होती है, अनस्टेबल की देख लो, अनस्टेबल 90 पे नहीं, अनस्टेबल होता है जब एंगल कितना बने 180, ये होती है अनस्टेबल। देखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस एम पी कॉस थीटा। तो cos थीटा 180, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब जब मैक्सिमम होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये बनेगा अनस्टेबल। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो अभी भी ये कैसी भी कंडीशन नहीं है, ठीक है। आ जाओ थर्ड सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में देखो तुम्हारा एरिया प्लेन कहाँ रखा गया है भाई, तुम्हारा लूप एक्स वाई लूप में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो एक्स वाई प्लेन में तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो किस डायरेक्शन में आएगा, जेड में। तो इसका एरिया वेक्टर भी जेड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड भी जेड में। तो एंगल कितना बना, कॉस थीटा 0 डिग्री। कॉस थीटा 0 डिग्री बना, तो यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मिनिमम हो गई। मिनिमम हो गई मतलब ये कौन सी कंडीशन है, स्टेबल, ये स्टेबल हो गया। चलो थर्ड वाला बताओ, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में कौन से प्लेन में है, एक्स जेड, एक्स जेड प्लेन में है। तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वाई में, और ये एक्स एंगल बना रहा है तो ये भी अनस्टेबल है। फोर्थ में एक्स वाई में है, एक सेकंड, सेकंड में भी एक्स वाई में था। डायरेक्शन देखनी पड़ेगी बेटा एक बार, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, यहाँ पे लूप देखो, यहाँ पर तुम्हारा एरिया वेक्टर डाउनवर्ड आ रहा है ऐसे, एरिया वेक्टर लूप देखो एक बार, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट देखना है ना एग्जैक्टली। तो तुम्हें क्या करना है, मैंने क्या सिखाया था कि तुम्हें करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमानी है और जो थंब होगा वो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देगा, सिखाया था ना। जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वैसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे। तो अब जो तुम्हारी ये लूप की डायरेक्शन है ना, इस लूप की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाओ, थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट थंब की वजह से डाउनवर्ड आ रहा है, तो यानी तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट कहाँ आया, माइनस जेड में, सॉरी हाँ माइनस जेड में, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, जेड में। तो यहाँ पर थीटा कितना आया, 180 डिग्री। तो यानी ये कंडीशन कैसी बनेगी, दिस कंडीशन इज अनस्टेबल। तो तुम्हारे पास स्टेबल कंडीशन कौन सी हुई, सेकंड, और अनस्टेबल कौन सी हुई, फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का पता है ना तरीका, कैसे निकालते हैं भाई,
डायरेक्शन, अगर देखो इस तरीके से करंट Yes, फ्लो कर ma'am. रहा है तो तुम्हें अपनी उंगलियां इस करंट की डायरेक्शन में घुमानी है, थंब तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन दे देगा, थंब, ठीक है, थंब। तो राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, याद कर लेना, सेम मैग्नेटिक फील्ड की तरह, सेम मैग्नेटिक फील्ड की तरह निकाली जाएगी। ओके जी, Yes, ma'am. सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ। Yes, ma'am. सेकंड वाला कैसे करोगे, इसमें भी मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, NIA, NIA। तो इसमें कह रहा है कि कैरिंग करंट I इज लाइन द XY प्लेन, द यूनिट वेक्टर K इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, तो द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द लूप इज। तो देखो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास एक तो तुम्हें क्या कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये सर्कल 1 2 3 4, ये 4 सेमी सर्कल है ना, ये 4 सेमी सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा बताओ, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट, M इक्वल्स टू करंट, एरिया कितना हो जाएगा पाई, एरिया देख सॉरी पाई रेडी, वो कितना हो जाएगा इनका रेडियस A/2, पाई A/2 का स्क्वायर, कितने सेमी सर्कल है भाई, 4 सेमी सर्कल है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो ये कितना आया तुम्हारा I पाई A स्क्वायर, 4 से 4 कर जाएगा। डायरेक्शन देख लो, इसमें डायरेक्शन भी देख लेते हैं, करंट जो है लाइज इन द XY प्लेन, द यूनिट के कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, तो इस तरीके से है, और मान लेते हैं करंट की डायरेक्शन में ऐसे ले लेती हूँ, देखो सब पे, देखो जो इन्होंने दी भी हुई है ना, यहाँ देखो करंट की डायरेक्शन, अगर आई करंट की डायरेक्शन ऐसे दे रखी है, तो करंट की डायरेक्शन में अपनी चारों उंगलियां घुमाओ, तो थंब कहाँ आ रहा है बाहर की तरफ, और बाहर क्या है तुम्हारा के कैप, तो यानी ये तुम्हारा के कैप में आ गया मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब देखो यहाँ बीच में मैं दूसरे कलर से बनाऊंगी, यहाँ बीच में तुम्हें एक और डिजाइन दिख रहा है, ये शेप दिख रही है दूसरी स्क्वायर की, Square. इस Yes, शेप की मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा, जिसे हम M2 मान लेते हैं। M2 क्या है भाई, करंट की डायरेक्शन, तो इसमें भी यही रहनी है, ये लो, तो यहाँ पर क्या लिखोगे IA, करंट में भी I है, इसका एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर बन रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ A इंटू A होगा विच इज A स्क्वायर, ये भी के कैप में है, तो इन्हें ऐड कर दो, I A स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या आया 1 प्लस पाई, कुछ तो गड़बड़ हुई, रेडियस I/2 होगा, 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 2 4, ठीक है, पाई A स्क्वायर, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ऑप्शन क्या है इसका, हाँ बोलो क्या हुआ, मैम तो एरिया होगा वो 2 पाई A स्क्वायर नहीं, हाँ क्योंकि मैम जी चारों जो क्या नहीं हो, हाफ हाफ सर्कल्स हैं, इससे मतलब 2 सर्कल बन जाएंगे। हाँ अच्छा, ये मैंने पाई A स्क्वायर लगा दिया ना पूरा, ये सेमी सर्कल है ना, तो सेमी सर्कल का एरिया तो कितना होता है पाई R स्क्वायर बाई 2 होगा ना, हमने तो पूरे सर्कल का ले लिया, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया 1/2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये पाई/2, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। हाँ ये पूरा सर्कल का नहीं लेना, ये सेमी सर्कल का लेना है, तब 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है? आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, समझ में आया क्या किया है, बस फॉर्मूला लगाया है, yes, ma'am. डायरेक्शन निकाल ली तुमने, दोनों की सेम ही आ रही है। थर्ड वाला बताओ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन ए सोलिनॉइड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ट्रू और फॉल्स, फॉर्मूले में ही आता है म्यू नॉट NI, True. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन ए सोलिनॉइड डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग इन द वायर, ट्रू, Yes, True. ma'am. Yes, ma'am. True. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन ए सोलिनॉइड डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द सोलिनॉइड, कहीं फॉर्मूले में डायमीटर का कोई जिक्र है नहीं है, तो ये फॉल्स, False. ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 4 तो कराया था तुम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस को, एक सेकंड, संध्या क्या कह रही है,
डेड रेस्ट करूं, टाइप लग रहा है। तुम लोग इतने बीमार कैसे पड़ते हो भाई? आजकल के बच्चे पता नहीं क्या, हर किसी की हेल्थ, थोड़ा बहुत मौसम चेंज हो जाए तुम लोग बिस्तर पकड़ लेते हो। डाइट अच्छी रखा करो, तुम्हारे पेपर में 4 महीने बचे हुए हैं। ऐसे रात में अपना मच्छर वच्छर का देख देख के सोया करो भाई। डेंगू वेंगू हो रहा है तुम लोगों को, है वायरल हो रहा है। ध्यान रखो हेल्थ का, अब ये टाइम नहीं है ऐसा। ठंडा पानी मत पियो। अब अगर हेल्थ में अब लेके बैठ जाओगे 10-10 15-15 दिन, सिलेबस कब कवर होगा फिर आप लोगों का, खुद ही सोचो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? एक मैग्नेट है जिसकी डायपोल मोमेंट m है, इसको रिलीज कर दिया हमने कहां पर? एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखी है। ये पोजीशन है। कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बताओ ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द निडल। एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई होगी? मिनिमम। Yes. भाई Yes. टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुई है तभी काइनेटिक एनर्जी मैक्स हुई है। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है भाई? अभी सीखा है, थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। 0 degree. 0 डिग्री होना चाहिए। तो बस कर लो। तो एक सेकंड पूछ लेते क्या कह रहा है। फ्रॉम द पोजीशन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द निडल इज। तो इसको 120 डिग्री से कितने डिग्री पे ले जाना पड़ेगा? 0 डिग्री पे, है ना? 0 डिग्री पे ले जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, इनिशियली कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? माइनस एम बी कॉस 120 डिग्री। ठीक है, प्लस इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं तो 0। फाइनली कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी? माइनस एम बी कॉस कितना रखना है? 0 डिग्री, तभी तो प्लस ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो माइनस एम बी कॉस 120 कितना हुआ? कॉस 120 कितना होता है? 1/2। Minus देखो ऐसे 1 by 2. कॉस 120 है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30। ठीक है, तो ये Yes, किस sir. कॉस 90 प्लस लिख सकते हैं ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन 90 में बनेगा ये तो। और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉस 30 सॉरी साइन 30 डिग्री बनता है ना ये। 90 प्लस कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ फर्स्ट में सब पॉजिटिव, Ma'am, negative. सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ माइनस साइन 30 लिखा। ठीक है, तो ये माइनस साइन 30 कितना बनेगा? माइनस का 1/2। तो कॉस माइनस 1/2 ये ऑलरेडी माइनस एम बी है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का एम बी बाई Plus MB by 2. Plus MB by 2. माइनस एम बी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो कितना हो जाएगा? ये प्लस एम बी में जाएगा तो यहाँ पे 3/2 एम बी हो जाएगा, साइड में जाएगा तो। 3 by 2. ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, ये ऐसे कुछ। अब फिफ्थ वाला बताओ। देखो ये तुम्हारे ना जो ये क्वेश्चंस है ना, इनमें सारे तरीके के क्वेश्चंस कवर करे गए हैं। तो तुम्हारे जो चैप्टर टेस्ट होते हैं ना, इन्हें हल्के में मत लो, काफी अच्छे टेस्ट हैं ये तुम्हारे। ठीक है, आ जाओ। हाँ, फिफ्थ क्या कह रहा है? लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट वायर है, आई करंट कैरी कर रखा है, वाई एक्सिस के अलोंग है ये वाली। ठीक है, एक पॉइंट ये है। देखो तो कहां पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? ए पॉइंट पे। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले एंड पॉइंट मिलाने होते हैं, मिला दिए। वो इंफिनिटी वाला भी मिलाओगे। ये तुम्हारा क्या है? रेफरेंस पॉइंट। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाते हो आप पी पॉइंट पे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई
आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही फॉर्मूला लगाओगे। करंट आई है इसमें, आई एज इट इज 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितना दे रखा है ए, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हो जाएगा। अब हमें चाहिए साइन थीटा 1 और थीटा 2। देखो थीटा 1 तो ये वाला एंगल है जो कि इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो थीटा 1 कितना बनेगा, साइन 90। भाई जब भी किसी पॉइंट को इन्फिनिटी पे मिलाते हो तो ये एंगल 90 हो जाता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, तो ये तो 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये वाला मैंने क्या बोला था, एक एंगल रेफरेंस लाइन के ऊपर होगा, एक नीचे। अगर दोनों ऊपर है तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाओगे। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो साइन थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, बी, ये वाले डिस्टेंस, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये बी है और ये सॉरी ये ए है और ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उठा के यहाँ पर टेक दो, साइन 90 कितना हो गया 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड। बताओ इसको, ये ऐसे क्वेश्चन तो ये तो तुम्हें 100 बार करा चुकी, अगर अब भी तुमसे नहीं हो रहे ना ये वाले सवाल, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बताना ना कि भाई रेफरेंस लाइन के नीचे अगर वो एक एंगल नीचे है तो ठीक है, अगर दोनों ऊपर है तो फिर यहाँ माइनस साइन लगाओ। किया था फिर मैं वो प्लस लगा दिया था। हाँ क्यों, यहाँ पे आओ, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो कंडक्टिंग होलो है, ठीक है, ये देखो तो होलो ले लिया। क्या हुआ सेकंड अब अंदर जीरो अंदर जीरो अंदर जीरो, फिर क्लास में हुआ है ये तो, हाँ लास्ट में हुआ, क्यों, क्लास में हुआ है। अच्छा क्लास। देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग होलो सिलेंडर कंडक्टिंग सिलेंडर विद इनर रेडियस r/2 एंड आउटर रेडियस r। ओहो, ये वाली रेडियस r/2 है और ये वाली रेडियस फिर r है, आउटर रेडियस। तो यानी करंट बस इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी ना बस मैक्सिमम, उसके बाद फिर गिरती चली जाएगी। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक बार r/2 पे हो गई, मैक्सिमम कहाँ दे रखी इन्होंने, ऑप्शन आर पे मैक्सिमम। फिर यहाँ से बढ़ेगी r, देखो ये वाला ग्राफ नहीं होगा, r/2 से लेके r तक बढ़ेगी ना, r/2 से r तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। फिर जैसे ही तुम किसी पॉइंट पे बाहर चले जाओगे तो फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। अगर सिर्फ एक ही होती, अगर सिर्फ एक ही ऐसे दिया हुआ था कि ये रेडियस r/2 है, किसी बाहर पॉइंट पे निकालो, तो ग्राफ बनता है ऐसा कि r/2 पे मैक्सिमम हो गई और फिर उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर तुम्हें 2 दे दिए, तो तुम्हें पता है कि भाई यहाँ पर मटेरियल का मीडियम है तो यहाँ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो r/2 पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई और फिर उसके बाद वो इंक्रीज हुई। अब बाहर जाते ही डिक्रीज होने चली जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ 7th में, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी शॉर्ट बार इन द, दोबारा पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 2d फ्रॉम द बार मैग्नेट इन द लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन। ओहो, ये तो तुम्हें क्लास में कराया हुआ है, बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, तुम्हें लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस में कितना पूछ रहा है भाई, वो 2d पे, ट्रांसवर्स में कितना पूछ रहा है, d पे, तो नहीं निकाल सकते b1 b2 रेशो, लॉन्गिट्यूडनल अपॉन b2। b1 पे कितना होगा, एक्सिस पे 2k m अपॉन r क्यूब, r कितना दे रखा है भाई 2d, तो 2 2 जा 8, ये तो क्लास में कराया था। Yes, ma'am. Option D. 1:4. km अपॉन r क्यूब, ये कट गया तो 1:8 आया, ये तो Yes, ma'am. ऑप्शन में तो है ही नहीं फिर ये। हाँ मैम डी ऑप्शन। 1:4 आया। Ma'am, 1:4 आया। ये 2 है ना, हाँ ये 1:4 हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट, ये 2 है ना, 1:4 हो जाएगा, सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ये वाला देखो, ये भी क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है, ये वाला भी क्लास में कराया था कि ये करंट आ रहा है यहाँ से, देखो एक स्केयर लूप है जिसमें करंट आई एंटर करता है पी पे और एस से बाहर आ जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट
सेंटर ओ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा? तो देखो तुम्हारे पास ये है पॉइंट पी एस आर क्यू। तो देखो सबके पास अपना आर आर रेजिस्टेंस होगा। जैसी करंट आई यहाँ पर आएगा ना, तो कुछ करंट यहाँ जाएगा, सपोज I1, I2 यहाँ जाएगा, यही I2 यहाँ जाएगा और यही I2 यहाँ जाएगा। अब सेंटर पे पूछा है कि सेंटर पे कितना होगा। सबसे पहले तो तुम्हें I1 और I2 फाइंड करने हैं। मैंने क्लास में कराया है सेम क्वेश्चन। पहले तो हमें I1 और I2 निकालने हैं, निकाल लेंगे। उसके बाद डायरेक्शन देखो भाई, I1 वाला जो करंट है यानी PS वाला, PS वाला जो करंट है इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ रही है? आउटवर्ड। सेंटर पे आउटवर्ड में आ रही है ना, तो यानी ये आउटवर्ड में आएगी। I2 की वजह से इनवर्ड आ रही है, यानी PQ जो है ये इनवर्ड आ रहा है। QR कैसे आ रहा है? QR भी इनवर्ड आ रहा है, QR की वजह से भी इनवर्ड आ रही है और I2 की वजह से भी इनवर्ड आ रही है। इनवर्ड। ठीक है, तो पहले I1 और I2 निकालो। कैसे निकालोगे I1? भाई मैं इनको सबको रेजिस्टेंस मान लेती हूँ कि ये सबके पास आर आर रेजिस्टेंस है, क्योंकि वायर है तो वायर में करंट होगा और सेम लेंथ की वायर है, सेम मटेरियल है, तो रेजिस्टेंस भी बराबर बराबर बटेगा। ठीक है, तो ऊपर कितना रेजिस्टेंस हुआ? तीनों सीरीज में 3R। नीचे रेजिस्टेंस कितना हुआ? R। ऊपर वाले में करंट जा रहा है I2, इस वाले में करंट जा रहा है I1। चलो I1 निकाल लेते हैं। I1 कितना हो जाएगा? 1/3 ऑफ टोटल I। और I2 कितना हो जाएगा? हाँ गलत, I1 करंट, I1 में पहले ऊपर वाला लिखेंगे ना, 3/4I। ठीक है, I2 कितना बनेगा? 1/4I। हो गया 1/4I। मेरे हिसाब से इसका आंसर 0 होगा। देखो क्योंकि इनवर्ड और आउटवर्ड, ऊपर वाले का करंट जो है तुम्हारा I2 वो 1/4I है। अब वो वायर भी 3 है, उसमें फिर लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी चीजें तो सेम है, तो ये भी तुम्हारा वो 3/4 बना देगा। अब बाकी चीजें सेम हो जाएंगी, आउटवर्ड और इनवर्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? भाई जो I2 करंट है वो 3 वायर में है, एक वायर का निकाल के बाकी 3 से मल्टीप्लाई करो, करंट बैलेंस हो गए। देखो 3I/4। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, R सेम है, थीटा सेम है, बाकी सारी चीजें सेम आएंगी। फिर बी नेट निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बी नेट निकालने के लिए भाई माइनस करोगे, क्योंकि अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, क्लास में कराया है ये क्वेश्चन, अगर पढ़ा होता तो बिना सॉल्व करे आंसर लगा देते। 9th का बताओ। मैम ऑप्शन डी। क्या कह रहा है? एक मेटल की शीट है जिसको हम पुल्ड कर रहे हैं इस रीजन से, जो मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच रखी गई है। अगर शीट नॉन मैग्नेटिक है तो क्या होगा? इफ द शीट इज नॉन मैग्नेटिक देन व्हाट विल हैपन? नॉन मैग्नेटिक है, देखो अगर ये नॉर्थ पोल है और ये भाई आपका साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ पोल, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी नॉर्थ से साउथ, ऐसे। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहाँ तुमने अपना क्या रख दिया? यहाँ आपने कोई अपना मैग्नेटिक मटेरियल, सॉरी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है। ठीक है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब इसके बीच में से तुम यहाँ पर कोई फोर्स लगा के इसको निकाल रहे हो, तो कह रहा है कि कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, या फोर्स लगाने की जरूरत है बट नो हीट इज डिसिपिएटेड इन द शीट, फोर्स रिक्वायर्ड और हीट भी डिसिपिएट होगी। तो क्या होना चाहिए? मटेरियल देखो नॉन मैग्नेटिक है, मैम फोर्स भी रिक्वायर होगी और हीट भी डिसिपेटेड होगी। हाँ क्यों? क्योंकि देखो जब तुम तुम यहाँ से इस शीट को निकालोगे, तो शीट को निकालोगे तो एरिया चेंज हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड से, जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड से लिंकअप एरिया है वो चेंज हो रहा है, और अगर वो चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, d∅dt करोगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा बट एरिया चेंज कर रहे हो, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो ईएमएफ क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, अब आप यहाँ से क्या कर रहे हो?
ईएमएफ जनरेट कर रहे हो जिसकी वजह से क्यों, क्योंकि एरिया कम हो रहा है, तो वो कहेगा कि मैं अपोज करूंगा इसका। तो जब आप इसे बाहर निकालोगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो क्या करेगी, अपोज करेगी कि भाई मत निकालो इसे बाहर। तो इसका अपोज करने के लिए तुम्हें क्या लगानी पड़ेगा, फोर्स तो लगाना पड़ेगा, समझ गए। ईएमएफ इंड्यूस अगेंस्ट में काम करेगी ना, वो कहेगी भाई बाहर क्यों निकाल रहे हो, बाहर मत निकालो, ईएमएफ इंड्यूस हुई, बाहर मत निकालो उसको। तो इसके लिए तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना पड़ेगा और हीट भी डिसिपेट होगी इस केस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। मैम हीट डिसिपेटेड का मतलब क्या हुआ? हीट डिसिपेटेड का मतलब है कि कुछ जब आप इसे बाहर निकालोगे तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, तो वो हीट यहाँ पे डिसिपेट होगी, इस ये मतलब, ठीक है। ओके 10th बताओ, 10th मैम इसका भी 0 आ रहा था। ये भी करा होगा आसानी से, एक सेकंड, यस मैम अपोजिट। पक्का 0 आ रहा था। यस देखो यस मैम। यहाँ पर कुछ करंट आई बन जाएगा और यहाँ पर I2 और I2 करंट जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब करंट ऐसे होगा कि यहाँ पर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे उस करंट को, और I1 इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन रहा होगा रिलेशन। एक सेकेंड, I1 ज्यादा होगा ना, I1, हाँ ठीक है, ये रिलेशन बन रहा होगा I1 इक्वल्स टू 2I2। एक बार सॉल्व भी करके देख लेना इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये I1/3 होगा। देखो ऐसे ही होता है, यहाँ पर जब करंट था, यहाँ पर जो करंट आया था ना, ये 3I1 आ गया था ना, कहाँ गया हम स्क्वायर वाला, ये देखो ये 3/4 है और ये 1/4 है। तो इसका मतलब I2 किसके बराबर आया है, सॉरी I1 किसके बराबर आया है, 3 टाइम्स ऑफ I2, और ये 3 थे फिर 1 2 और 3, और बायर भी 3 है, लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाता है, इक्वल एंड अपोजिट और कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऐसे ही देखो यहाँ पे बनेगा, ये I2 है ना, इस I2 का करंट इस तरीके से आएगा कि वो I1 के ट्वाइस के बराबर होगा। फिर जब तुम निकालोगे फिर यहाँ पर वो कितना बन जाएगा, 0। समझ आ रहा है? यस मैम। सॉल्व करवाऊं इसे कि ये कराए हुए क्वेश्चन है? हेलो, मैम बता दो। कैसे कराऊं? ठीक है, देखो ये इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस R, ऊपर 2R हो गया, यहाँ नीचे R है, ठीक है। करंट देख लेते हैं, यहाँ पर सपोज करो अपना I1 करंट जा रहा है और यहाँ पर I2 करंट जा रहा है, तो I1 निकालो कितना आएगा, I1 निकाल रहे तो अपोजिट वाला लेते हैं, R अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल करंट, कितना आया I/3। I2 कितना हो जाएगा भाई, I2 यानी 3 अपोजिट वाला रेजिस्टेंस 2R अपॉन 3R इंटू I, तो ये कितना आया 2/3I। यही तो मैं कह रही थी। अब तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालो ड्यू टू PR, यानी जिसमें कितना करंट जा रहा है, PR वाले में जा रहा है अपना I2 करंट। कितना मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे भाई सेंटर पे, μ0I अपॉन 4π, इसको R ही लिख लो क्योंकि ये यहाँ से सब कहीं से ये वाली डिस्टेंस सेम ही होगी, ठीक है। μ0I अपॉन 4πr साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब तुम्हें ये भी पता है ज्योमेट्री बन रही है, सारे θ1 सारे θ2 सिमिलर ही आने वाले हैं, I चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर I कितना है, I/PR वाले में देखो कितना I जा रहा है, I2 विच इज 2I/3, ठीक है। अब ऊपर वाले में निकालोगे PQ प्लस PR की वजह से, तो वहां पर 2 वाली मैग्नेटिक फील्ड आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे μ0 I डैश अपॉन 4πr इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, I/3, तो यहाँ पे I/3 लिख दो। देखो जरा दोनों सेम आ रही है कि नहीं आ रही ये वाली वैल्यूज, यस मैम। R तो सेम आना ही आना है, θ1 θ2 ड्यू टू ज्योमेट्री सेम ही होगा, तो ज्योमेट्री निकालने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे तुम्हें, समझ गए। अगर समझ में भी ना आ रहा कि एंगल क्या लेना है, तो ये तो पता चल रहा है कि ज्योमेट्री सेम आने वाली है ऐसे क्वेश्चंस में। ऐसे ऊपर में भी अगर नहीं पता चल रहा कि एंगल क्या लेना है, वैसे तो स्क्वायर में ये एंगल 45-45 बनता है जब डिवाइड करोगे तो, ठीक है ये, बट हमें नीड ही नहीं पड़ी, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे ये एंगल कितना बनता है भाई तुम्हारा, ये 30 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो ये 90 बना, तो 30 90 कितना हुआ 120, यानी ये 60-60 डिग्री के बनेंगे ऊपर वाले,
है ना। ये एंगल जब लिखोगे θ1 θ2 तो ये 60 साल Yes. बट जरूरत है नहीं, समझ गए। तो ये ऑप्शन नंबर जी। तो ऐसे में दिमाग खोल के पेपर करना होगा अगली बार से। अब सीख गए ना तुम कि ऐसे भी कर सकते हैं, करंट से होता है ना। θ1 θ2 शुड बी रिमेन सेम। 11th में आ जाओ, क्या करोगे। इलेक्ट्रॉन जो है एक्स एक्सिस में घूम रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव में है, क्या होगा बताओ। पानी पी लीजिए, मैं थोड़ा, कितना बोल दिया मैंने। Ma'am, क्या करोगे? negative Z axis. देख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन जो है एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, यानी यहाँ वेलोसिटी है उसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई एक्सिस में लग रहा है। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सुटेबल मैग्नीट्यूड सो दैट द नेट फोर्स 0। तो मैंने तुम्हें बताया है कि हाँ, क्यू ई को किसके बराबर करना पड़ेगा, क्यू वीबी के। तो क्यू से क्यू चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है भाई, जे में, वेलोसिटी एक्स में। तो यानी कहाँ रखूं मैग्नेटिक फील्ड को, बताओ। मैम K अब का आई जे के करो, आई जे के मतलब तुम्हें किसी चीज से तुम्हें आई मिल रहा है, सॉरी किसी चीज से तुम्हें जे मिल रहा है। तो जे कैसे मिल सकता है, अगर के क्रॉस आई करोगे तो, है ना। अगर के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिलेगा, बट यहाँ तो मुझे एक्स क्रॉस में है, तो यानी यहाँ पर ये माइनस के कैप होगा, तो नेगेटिव। एक सेकेंड, मैम जो Y एक्सिस है वो उन्होंने नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव Y एक्सिस। अच्छा ये नेगेटिव जे है, फिर भी ये तो के में ही होनी चाहिए ना, जेड एक्स। अच्छा फिर ये पॉजिटिव जेड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यस तो अब देखो क्या होगा भाई, जे मिल रहा है तो यानी कैसे मिल रहा होगा, के क्रॉस आई करते हो, के क्रॉस आई से मिलेगा, ठीक है। और नेगेटिव जे कब मिलेगा भाई, जब आई क्रॉस के करोगे, या फिर ये वाली वैल्यू क्या होगी, होगी जेड। तो अब आई क्रॉस जेड करो, कितना मिलेगा, और रिवर्स आ गए ना, तो आई क्रॉस जे विल गिव यू माइनस के, तो यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो बस ये थोड़ा सा घुमा के ही देखना है कौन सा बन सकता है, ठीक है। पॉजिटिव जेड बनेगा, आ गया कि नहीं भाई। तुम्हें बस ये करना है कि अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, आई जे तो के दे देगा, जे के तो आई दे देगा। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है, एंटी में घुमा दोगे तो नेगेटिव आने लगता है, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव आते हैं ये कि नहीं आते, एक बार बताओ। आते हैं मैम। 12th में बताओ, सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग ए सुइटेबल मैग्नेटिक मटेरियल कोल इनसाइड द कॉइल। ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ट्रू। मैम ये तो किया ही नहीं था। सेंसिटिविटी की बात होती है, हाँ मैम ये तो हमने बस डाउट डिस्कशन सेशन में थोड़ा सा पढ़ा था मैम, ये सेंसिटिविटी वाला तो पता ही नहीं चला। सेंसिटिविटी पढ़ाई तो थी, किस किस चीज पे डिपेंड करती है, एनआईए पे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एनएबी पे, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसमें तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी अगर हम एक सूटेबल मैग्नेटिक मटेरियल का कोर रख देंगे अंदर, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना। क्या था भाई, कल क्लास में पढ़ाया था, आईएस किसके, तुम्हारी करंट सेंसिटिविटी किसके बराबर आएगी, एनएबी के ना, एनएबी के। अगर तुम एक क्या रखते हो, अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो तुम्हारा, मैंने कल तुम्हें रिलेशन करवाया था कि बढ़ेगी। बस सेकंड स्टेटमेंट देखो, ये मैंने तुम्हें नहीं कराया है, ये थ्योरी का टॉपिक है, ये मैंने इसलिए नहीं कराया था बेटा,
ये थ्योरी का टॉपिक है, ये इसलिए नहीं करा है, ठीक है। ये एक बार आप रीड कर लेना कि मैग्नेटिक और इस तरीके के मटेरियल्स कौन से होते हैं। तो इस सॉफ्ट आयरन कह रहा है कि परमेबिलिटी ज्यादा होती है और कैन नॉट बी इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन जो होता है उसे इजिली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ये फॉल्स हो जाएगा। ये कैन नॉट नहीं होता ना, अगर कैन होता तो ठीक हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। जो ये परमेबिलिटी है ना बेटा, ये तुम्हें थ्योरी में तुम्हारे टीचर्स ने कराई होगी, या फिर मैं इसकी तुम्हें ना एक दो फोटो भेज दूंगी, ज्यादा बड़ा है नहीं ये टॉपिक, एक दो पेज का ही है, वो भी थ्योरी वाला, ठीक है, कर लेंगे इसको। आ जाओ 13th वाला बताओ क्या करोगे इसमें। A uniform electric field and a uniform magnetic field are pointed in the same direction. If an electron is projected in the same direction, the electron velocity will decrease in magnitude. क्या होगा? एक सेकंड में चार्जर लगा के जल्दी बताओ क्या होगा। हाँ जी, मैम तीनों ट्रू होंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रॉन को भी सेम ही डायरेक्शन में रख दिया, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विल डिक्रीज। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो यानी इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो यानी वही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो डीएक्सिलरेट होगा। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर कैरिंग इक्वल करंट्स इन द सेम डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड एट द पॉइंट मिडवे इज 0। ट्रू और फॉल्स, ट्रू हो जाएगी भाई। इन मिड पॉइंट पे है, एक की वजह से इनवर्ड होगी, एक की वजह से आउटवर्ड होगी, सेम डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड 0। सही है। स्टेटमेंट थर्ड बताओ, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल एट ए स्टेडी करंट व्हेन सस्पेंड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैम ये भी ट्रू होएगा। ट्रू है, नेट फोर्स 0 होता है, बस टॉर्क लगती है, तो ट्रू। तो यानी तीनों ही ट्रू हो गए। तो यस मैम। ऑप्शन तो है ही नहीं फिर ऐसा। ये ऑप्शन ए। अच्छा ऑप्शन है, हाँ ठीक है, ए ऑप्शन, ठीक है। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। फोर्टीन्थ रहने। मैम इसमें ईएमआई वाले क्वेश्चन भी आए हुए थे। नहीं तो ईएमआई वाला तो नहीं। 15th बताओ। 15th तो कर लिया होगा, पिच पूछी है, रेडियस पूछा है। रेडियस का फॉर्मूला सीधा सीधा एम बी अपॉन क्यू बी है, पिच का फॉर्मूला सीधा टाइम पीरियड इनटू वेलोसिटी इन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी एंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। अच्छा 45 डिग्री पे, तो ये cos 45 वाला बनाएगा और ये sin 45 वाला। सही है बेटा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई m बाई क्यू बी। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बताओ यस। कैलकुलेशन आप कर लेना। 16th बताओ कैसे करोगे। कैसे करने की सोची थी 16? मैम दोनों वायर्स के मिडल से पॉइंट डी पे निकाल के मैग्नेटिक फील्ड में डन किया। वो तो ठीक है, निकालोगे कैसे, देखो ये एक वायर है एसी, ये एक पॉइंट है डी, ठीक है। डी पॉइंट है, तो अब मैंने तुम्हें क्या बोला है, अगर इस एसी वायर की वजह से करंट आई दिया हुआ है, तुम्हें डी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो सबसे पहले वायर के एंड्स मिलाओ। मिला दिए वायर के एंड। ये एंगल कितना है, देखो ए से डी वाला एंगल इज कंप्लीटली 60 डिग्री, यस 60 डिग्री है। सी पॉइंट डी पे ही ओवरलाई कर रहा है, सी पॉइंट इज ऑन डी ओनली,
भाई मेरे को तो ये वाला एंगल चाहिए होता है ना, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये वाला एंगल मैं मेरा तो जीरो। अच्छा कोई बात नहीं, आगे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? डी से ए वाला एंगल चाहिए होगा। मैम D2 8 तो 60 ही हो गया। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन द ग्रूव्स, द करंट पासेस थ्रू पॉइंट ए। हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो खींचना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ए से सी पे ये परपेंडिकुलर थोड़ी, परपेंडिकुलर ए से ऐसे ड्रॉप करेंगे आई थिंक, या डी पे ड्रॉप करेंगे ना, डी पे परपेंडिकुलर को ड्रॉप करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और अब तुमने एंगल लेना है ए सी डी, जो मैंने यहाँ दिखाया है ना, एंगल ए सी डी लेना है। ये मैंने ये पता चला मैंने ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया है? यस मैम, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर वाली लेते हैं उस फॉर्मूले में, वो फॉर्मूले में डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर वाली होती है। तो मेरे पास सी वायर, ए वायर, ये डी पॉइंट है, सबसे पहले हमने एंड पॉइंट्स मिलाने होते हैं, बस पहला काम तो ये है कि सबसे पहले वायर के एंड पॉइंट मिला दिए। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये क्या हो जाएगा? दिस इज 90, दिस इज 60, ये कितना आया? 180 का बनता है 90 60, और भाई 90 60 कितना बचा? 30। 31। बस क्या करने का? फॉर्मूला लगाने का। करंट आई यहाँ है, फॉर्मूला लगाओ कि एक एंगल कितने का बन गया? इसमें तो कुछ और दे रखा है इन्होंने, है ना, कोई नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। क्या करा रहा था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर परपेंडिकुलर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही करते हैं ना? यस मैम। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है? डी पॉइंट पे। तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर परपेंडिकुलर, मेरे को थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू जरा बताएगा कोई? डी से ए पे बनने वाला एंगल कितना है? डी, ये थीटा 1 और थीटा 2 कौन से एंगल होते हैं पता है ना? डी से एंड वायर्स पे बनने वाला एंगल। तो डी से ए वायर पे कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। हाँ 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 हाँ। अगर 90 और 60 वाले लेने हैं तो फिर यहाँ कॉस लगाओ, मैंने तुम्हें सिखाया था, ये याद है? यस मैम। अगर तुम्हें ये वाले एंगल्स लेने हैं तो कॉस लगाओ, और अगर ये वाले लेने, अगर ये एंगल हुए ए और सी के, तुम्हें एंगल ए और सी वाले नहीं लेने, तुम्हें डी वाला एंगल लेना होता है। तो यहाँ बनेगा, एक तो साइन 30 डिग्री हो गया जो ए से बन रहा है, सी वाला तो इसी पॉइंट पे आ रहा है, तो ये कितना बनेगा? साइन 0 डिग्री। समझे? तो बस अब तुम्हारे पास कितनी वायर्स, ये तो तुम्हारा एसी का आया है अभी, ठीक है। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, बेटा आर परपेंडिकुलर अभी निकालेंगे, ये साइन 30 कितना हो जाएगा? √3/1, ठीक है। अब आर परपेंडिकुलर, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिएगी, देखो कैसे? इफ दिस इज आर, तो सेंटर, अगर ये मेरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ आर है, तो कौन सा वैल्यू आर बनेगा? एक सेकंड, तो साइन, मेरे पास ये 60 डिग्री है, साइन 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। अब मेरे को ये हाइपोटेन्यूज ही चाहिए। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है मेरी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस एडी है ना अभी जो निकाली है, तो मेरे को एडी चाहिए। तो परपेंडिकुलर मेरा एडी हो गया, हाइपोटेन्यूज सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, इस सेंटर के लिए तो आर की लेंथ होती है, अगर मैं यहाँ से डालती तो बनता आर, एडी आर साइन 60, ये आर है, ये 2 आर, यहाँ से आर और आर, ये 2 आर बन गया।
ठीक है, यहाँ से डाल देते, ये भी रेडियस भी है। देखो ये वाला तुम्हारा डिस्टेंस बनेगा यहाँ से, ये 2r AC वाली वैल्यू। ठीक है, तो AD की वैल्यू कितनी आई, 2r sin 60 डिग्री। तो तुम्हारा जो ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो मुझे AD चाहिए था, ये तुमने निकाला इस ट्राइंगल में sin 60 रख के। परपेंडिकुलर AD हो गया, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा ये हो गया, सॉरी हाइपोटेन्यूज तुम्हारा ये बनेगा, ये बेस, ये वाली लाइन। ठीक है, 2r ये बन गया तुम्हारा बेस। ठीक है भाई, जिस पे परपेंडिकुलर जाता है वो बेस बनता है ना, तो AC तुम्हारा बेस है, तुम्हारा हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, CD। तो यहाँ से ये 2r sin 60 समझ में आया क्या किया है भाई, साइन लगाया है यहाँ पे। मेरे को AD की वैल्यू चाहिए थी, कुछ तो बेटा सोचना पड़ेगा ना, एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी नहीं मिलते। हमें आर परपेंडिकुलर निकालना है। आर परपेंडिकुलर निकालने का तरीका क्या है, ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री कैसे लगाएंगे, मुझे AD चाहिए। AD है क्या, AD परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा है वहां पे, देखो ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किस पे बनता है, बेस पे, तो यानी AC बेस हो जाएगा, दिस इज योर बेस। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर AD है, हाइपोटेन्यूज क्या है, CD। ठीक है, तो साइन 60 इक्वल्स टू AD, यानी जो हमें निकालना है, CD कितना है 2r, तो AD किसके बराबर आया, 2r sin 60। ठीक है, तो यही तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये यहाँ रख देना, निकल गया। फिर देखो, फिर किसकी वजह से निकालोगे, AB की वजह से, AB वाली लाइन की वजह से निकालोगे ना। अब AB वाली लाइन पे ये वाली लाइन परपेंडिकुलर बन जाएगी, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये एंगल कितने का बन जाएगा, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का बन जाएगा, यस मैम। है ना। अब आर परपेंडिकुलर सिर्फ कितना, अब ये वाला एंगल फिर आर परपेंडिकुलर, तो इसमें भी सेम आ जाएगी, ये पूरा 2r है। बस यहाँ पे sin 60 की जगह क्या कर देना, जब BD निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2r कितना हो जाएगा, sin 30। हाँ या ना, Yes, देखो ये यस वाला मैम। सिर्फ फिर छोटा वाला एंगल बनेगा ना, ये इतना वाला, देखो जो मैंने येलो ये किया है ब्राउन, तो ये वाला एंगल 30 बना, sin 30, तो यहाँ पे sin 30 आ जाएगा BD के लिए, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। बोलो, यस मैम। अच्छा ये बताओ, जब हम BD की BC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, थीटा 1 और थीटा 2 यहाँ पर कितना बनेगा, बताओ कितना थीटा 1 आएगा, BC की वजह से थीटा 1 और थीटा 2 बताओ देख के। BC वायर है ना, उसमें भी तो करंट है। 60 डिग्री और 0 डिग्री। 60 और 0। 60 क्यों आया, क्योंकि एंगल D B पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, 60, और C पॉइंट D पे लाई कर रहा है, तो वो एंगल 0 हो जाएगा, तो वहां पर बनेगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, और अगर किसी को ऐसे वाले केस में एंगल नहीं लेना आता है, तो कॉस ले लिया करो। तुम्हारे पास अगर दो एंगल गिवन है ना, A और B के, फिर कॉस में ले लिया करो, cos A प्लस cos। ठीक है, सिखाया हुआ है, तुम लोग कुछ नहीं रिवाइज करते, रटते हो चीजों को, समझते नहीं हो। 17th पे आओ, 17th, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडक्टर्स हैं, करंट I1 और I2 फ्लो कर रहा है। लोकस ऑफ द पॉइंट एट विच मैग्नेटिक इंडक्शन इज 0 इज A। क्या होगा, मैम लोकस का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन 0 हो। लोकस का मतलब कॉमन पॉइंट, कहाँ होगा, सोचो। दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस तरीके से दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडक्टर्स हैं, एक में करंट I1 फ्लो कर रहा है और एक में I2। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन 0 कहां पर हो जाएगा, मुझे बताओ मैम कहाँ। वाई एक्सिस के कुछ सेंटर में मैम। मैम जहाँ पे I2 और I1 मीट करेंगे। कितना होता है, एक सेकंड यहाँ जाओ,
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन लॉन्ग वायर है तो 2 पाई आर, ठीक है, ये होगी। यानी अब मैं यहाँ पर अगर कोई पॉइंट पी ले लेती हूँ, जरा देखो I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, इनवर्ड और आउटवर्ड? मैम इनवर्ड। इनवर्ड। I2 की वजह से इनवर्ड आ रही है, चलो ठीक है। I1 की वजह से आउटवर्ड। बस, इसका मतलब करंट अगर अगर I1 और I2 सेम है और ये इक्वल एंड अपोजिट है, इसका मतलब R भी मुझे कहीं ना कहीं बराबर करना होगा, R बराबर करना है। तो ये P पॉइंट ऐसा ले लूं जो यहाँ से भी सेम दूरी पे हो और यहाँ से भी सेम दूरी पर हो, सेम दूरी पर हो, करेक्ट। तो ये इस वाली लाइन पे जितने भी होंगे, अब मान लो यहाँ पर कोई मैं पॉइंट ले लूं Q, ये पॉइंट यहाँ से भी बराबर हो और यहाँ से भी बराबर हो, R की वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो यानी इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। यहाँ कोई पॉइंट ले लूं, वो यहाँ से बराबर हो, यहाँ से बराबर हो, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो ये कौन सी लाइन बनती जा रही है भाई, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ कंडक्टर। समझ गए मेरी बात? तो ऑप्शन नंबर सी है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, चेक करना आंसर, यही होगा शायद। यस मैम। ठीक है, 18th क्वेश्चन देखो, मैंने उस दिन तुम्हें कराया था कि कौन ज्यादा बेंड करेगा, बी ऑप्शन। ये कराया था ना क्लास में। यस मैम। यस मैम। सेम का इन मैग्नेटिक फील्ड पर कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि कौन सेम। आर बनाएगा, कितना होता है एम बी अपॉन क्यू बी। काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो सेम काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन सेम। डायरेक्शन नहीं होती, हाफ एम बी स्क्वायर। इन्होंने तुम्हें काइनेटिक एनर्जी सेम दी है, इन्होंने मोमेंटम सेम नहीं दिया। देखो यहाँ पे दिस इज काइनेटिक एनर्जी नॉट मोमेंटम, मोमेंटम में इजी हो जाती है चीजें। हम्म हाफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम, यानी हाफ एम बी स्क्वायर सबका सेम होगा। आई थिंक कर लोगे इसको कि कराऊं डिटेल में? मैम करवा दो, नहीं आता है टॉपिक। देखो 3 आयंस हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, एक रीजन में पास कर रहे हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो सर्कुलर मोशन में घूमेंगे, सर्कुलर मोशन में घूमेंगे तो रेडियस निकालेंगे, जिसकी जितनी ज्यादा रेडियस वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। रेडियस का फॉर्मूला है एम वी बाई क्यू बी, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे पास सेम है, यहाँ पे तुम्हें रेशो निकालना होगा चार्ज का और मास का, एम बाई क्यू का रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सेम दे दी इन्होंने, तो इसका मतलब इस एम बी को ना किस में लिख सकते हो भाई, मोमेंटम क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो इसको यहाँ पर चेंज करो, आर किसके बराबर लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू बी। अब देखो 2 यहाँ पे सबका सेम है, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, तो रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है भाई, अंडर रूट ऑफ मास अपॉन चार्ज पे। तो बस जिसका ये रेशियो ज्यादा आ जाए, हाइड्रोजन का, हीलियम का, उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो अब तो कर लोगे, अब तो बस मास चार्ज निकालने हैं भाई, इतना तो कर लो यार बच्चों, बताओ समझ में आया? तुमने इस एमबी को क्या लिख दिया, एमबी Yes, मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है 2m काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, 2 सेम है, बस मास बाय चार्ज रेशो लेना है, m बाय क्यू और उसका रूट। हाइड्रोजन का मास कितना होगा भाई, बराबर 2 1 एक इलेक्ट्रॉन के, देखो हाइड्रोजन का निकालते हैं, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होगा, ये मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है तो me, इस पे चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ हीलियम पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव का क्या बनेगा, हीलियम पे होता है भाई मास होता है 2 4, ठीक है, तो हीलियम का मास होगा 4m, बट ये हीलियम पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, लूज होते 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, पर मास तो उतना ही रहेगा 4m ही, भाई प्रोटॉन थोड़ी ना लूज कर देगा, प्रोटॉन तो 4m ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा सिर्फ इसके पास E, ठीक है। अब O2 पॉजिटिव क्या लिखोगे भाई, ऑक्सीजन के पास कितना है, ऑक्सीजन का है 8 16, तो मास कितना रहेगा 16m, लेकिन ये कितना हो जाएगा 16m, 2 इसने लूज कर, 2 पॉजिटिव, यानी यहाँ पर कितना आएगा 2 2e,
तो ये आ गया तुम्हारा 8 √8m/e। तो यहाँ पे देख लो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा कौन डिफ्लेक्ट होगा, रेशो आ ही गया, ये तुम्हारा ऑक्सीजन। ये 2 बाहर आ जाएगा और ये बनेगा तुम्हारा 2√2m/e। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्लेक्ट हुई है ना, O2 विल डिफ्लेक्ट द मोस्ट। यस। ऑप्शन चेक कर लो क्या है। डी ऑप्शन, हाँ बी वाला। भी ठीक है, यस मैम। पर हीलियम का तो सिर्फ 2 आ रहा है, यहाँ पे 2√2 है 16, और ये 2 दे दिए उसने, तो 2 पॉजिटिव आना चाहिए, 2 हीलियम का कितना, और हीलियम का कितना बनेगा पॉजिटिव, मास तो 4 ही रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। कैसे, तुम एक बार देखो जरा मास चार्ज का रेशो, डी तो नहीं हो सकता, 18 का एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन। 18 का बी दे रखा है भाई, सही कह रहा है। तुम देखो एक बार केमिस्ट्री वाले बच्चों, कहीं पे चार्ज वगैरह में गड़बड़ करिए क्या। देखो फिजिक्स इतनी थी, m/q का रेशो करना है, एक बार ये देख लेना कि 2 पॉजिटिव में कितना चार्ज आता है या कितना, ठीक है, देख लोगे एक बार, केमिस्ट्री वाली मैम से एक बार पूछ लेना मेरे कहने से, अगर तुम्हें नहीं आते तो। तुम तो नहीं बता पा रहे हो ये, O2 पॉजिटिव पे कितना चार्ज आएगा, हीलियम पॉजिटिव पे कितना आएगा चार्ज, केमिस्ट्री की मैथ भी नहीं आती, हम तो आता है इसमें। मैम और 2 +2 हीलियम पे +1, हाइड्रोजन पे भी +1। यही तो लिया है, अब हीलियम पे चार्ज 4 लिया है, मैम √m/q मैम 2 आएगा ना दोनों का। कहाँ पे, हीलियम पे तो मास 4 रहेगा ना, यस मैम। तो 4 का तो कितना बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा बस, ये 2 8 जा है ना, या फिर ऑक्सीजन पे 4 आना चाहिए था, ऑक्सीजन का जो हमने लिया है O2 पॉजिटिव पे चार्ज, वो आना चाहिए था 4, एक सेकेंड, O2 पॉजिटिव चार्ज, मैम ये वाले जो क्वेश्चन है ये कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, ये जो मॉलिक्यूल। भाई इसमें क्वेश्चन क्या है, ये तो वो किसी का भी मॉलिक्यूल दे देगा, ये तो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री आनी चाहिए ना। यस मैम, वही पूछ रही हूँ कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैम फिर उसे पढ़ लेते हैं ना डीपली। डीपली क्या पढ़ना है इसमें, डीपली क्या करना है, हम खुद पढ़ लेंगे मैम क्या वो। पढ़ोगे खुद डीपली, इसमें बता तो दिया, बस इसमें आर का तुम्हें m/q का रेशो लेना है, बाकी तो केमिस्ट्री है इसमें। अब केमिस्ट्री में मैम ने एटलीस्ट इतना तो सिखाया होगा, 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव पे चार्ज कितना होता है, वहां पर नहीं होते केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन। हाँ, इसको भी आप लोग अब डीपली पढ़ोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हो उतना ही पढ़ो। इसमें 2 ही दिखा रहा है भाई, चार्ज 2 ही होगा 2 पॉजिटिव पे। मैम मैं फोटो भेजता हूँ मैम, मैंने किया हुआ। भेजो एक बार, कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी, मास हीलियम पे जो रहेगा तुम्हारा 4 रहेगा, 4 me अपॉन इलेक्ट्रॉन, एक ही है चार्ज। भेजियो, भेजना आकाश, कहीं कैलकुलेशन एरर किया है। आ जाओ इतने, हाँ कोई नहीं, इतने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 हो गया था,
22 रहने देना। बेसिक इजी मीडियम क्वेश्चन ही करो तुम लोग। भेज दिया। हीलियम का मास एक, यही तो किया है। 16/2 2 कैसे होता है? 16/2 8 नहीं आएगा। √4 आएगा। √√ में आना है। अच्छा 2 रूट में यस मैम, वही तो मैं कह रहा हूँ मैम, सेम आएगा। बाकी के बच्चे सो रहे हैं ना मेरे साथ साथ। भाई ये 2 रूट में नहीं है ना, देखो ये यहाँ गड़बड़ कर दी। ये 2 ऐसे ही रहेगा ना, 2 ही तो अंदर रूट में लेके आओगे तो 4 ही में आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी, बी आएगा। प्रकाश। बहुत बढ़िया, समझ में आया। ये रूट में नहीं है, ये देखा नहीं। हाँ, अपनी कॉपियां चला लिया करो, कॉपियां में कुछ लिख लिया करो। अब क्लियर है सारी चीजें। यस मैम। चार्ज वही रहेगा, O2 पॉजिटिव He पॉजिटिव, मास भी सही सेम रहेगा 16 m 8 m। ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज का एरर हो गया, कुछ अलग से डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन कर लोगे, ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में कराया है। ठीक है, डू सम होमवर्क, ये तुम खुद से करोगे, ये मैंने सारे सवाल तुम्हें क्लास में करवा रखे हैं। आ जाओ 23 24 25। 25वां बताओ, हो गया था। The coercivity of a small bar magnet is this। अच्छा, it is inserted inside a solenoid। एक स्मॉल बार मैग्नेट है, ठीक है, उसको हम एक सोलिनॉइड में रखते हैं जिसका टर्न 500 है, लेंथ 1 मीटर है। द अमाउंट ऑफ करंट टू बी पास थ्रू ए सोलिनॉइड विल बी। कितना करंट हमें सोलिनॉइड से पास करना पड़ेगा बताओ। कैसे करा था ये क्वेश्चन? इंटीजर टाइप का छोड़ दिया। हाँ बोलो। आज तो तुम लोगों ने बड़ा मैंने तुम्हें ये वाला नहीं कराया ना, डी टाइप का, डी प्लस टू एन आई का। ठीक है, 23 और 24 बताओ पहले, फिर आते हैं 25 से। 23 और 24 कर लिए थे। एक तो सेंटर ऑफ द कॉइल में पूछ रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल on the axis where the magnetic induction will be 1/8 to its value at the center of the coil is x। मतलब एक तो यहाँ पे दो फॉर्मूले लगाने हैं, एक तो एक्सियल ऑफ द एक्सिस ऑफ द कॉइल और एक सेंटर ऑफ द कॉइल पे। ठीक है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो दे रखा है कितना, 1/8। समझ रहे हो कि भाई एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस r है। The distance from the center of the coil on the axis where the magnetic field induction will be 1/8 of the centered value। मतलब एक्सियल पॉइंट पे कोई एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो, x की वैल्यू, वो x की वैल्यू बताओ जहां पर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाए एक्सियल पॉइंट पे, 1/8 ऑफ इट्स सेंटर। समझ गए? तो यानी b एक्सियल अपॉन में b सेंटर करके किसके बराबर कर दो, 1/8 के। तो एक्सियल पे वो पॉइंट x मान लो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी इस वाली वैल्यू पे आएगी। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2r। एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, बी एक्सियल का μ0NI/r अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2। यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, मैम तो ये वाले ऊपर r² आएगा। यस मैम। ठीक है, ठीक है, ये एक्सियल का तुम्हारे का फॉर्मूला होता है। जिनको ये तुम्हारे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना, फॉर्मूला चेक कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। इजी क्वेश्चन था। 24 वाले पे आओ, 24 कर लिया, 23 वाले पे आओ। टू
टू पैरेलल वायर्स इन द प्लेन ऑफ, देखो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ, मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना मैं तुम्हें कैलकुलेशन करवाऊं, n की वैल्यू लिखूं, i की वैल्यू रखूं, ये नहीं करवाऊंगी। 23 पे आओ। दो पैरेलल वायर्स हैं इन द प्लेन ऑफ द पेपर आर एट ए डिस्टेंस x नॉट अपार्ट, मतलब दोनों जो है x नॉट की दूरी पर है। A point charge is moving with speed u between the wires in the same plane at a distance x1 from one of the wire, मतलब एक पॉइंट चार्ज है वो u वेलोसिटी से मूव करता है किसी एक वायर से x1 डिस्टेंस दूरी पर। When the wires carry current of magnitude I in the same direction, दोनों में I करंट है, सेम डायरेक्शन में है, the radius of curvature of the path of point charge is r1, तो वो कह रहा है कि रेडियस, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, देखो ये वायर अपनी ए है और ये वायर बी है, ए वायर की वजह से इनवर्ड, बी वायर की वजह से आउटवर्ड्स, ठीक है, तो यानी इक्वल, यहाँ पर अपोजिट और इक्वल होने के चांसेस भी हैं। ये कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस इन कॉन्ट्रास्ट इफ द करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इन द टू वायर हैव अपोजिट डायरेक्शन, तो कर्वेचर R2 हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो यानी तुम्हें दो केस लेने पड़ेंगे, बेटर लेंथ की क्वेश्चन तो है ये, दो केस लेने पड़ेंगे, समझ गए। एक केस में क्या होगा, दोनों वायर्स में करंट सेम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है R1, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ले लोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा उसका R2, तो तुम्हें x0 और x1 का रेशियो बनाना है। कैसे करोगे बताओ, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, अच्छा ये तुम्हें रेशियो दिया हुआ है, इफ x0 इक्वल्स टू दिस, तो x0 इक्वल्स टू 3x1 है, ठीक है, तो x1 दूरी हो जाएगी तुम्हारी x0/3, अच्छा यही तो दे दो। तो जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे कि भाई B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, μ0I/2π, कितनी दूरी है ये x1, तो x1 को क्या लिखना है x0/3, ठीक है, ये है वायर A की वजह से। फिर वायर B की वजह से निकालोगी कितना, μ0I/2π, दूसरी वायर से ये कितनी दूरी पे हो जाएगा भाई, x0 में से x1 घटाओगी तो ये 2x0/3 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, एक की वजह से बाहर और एक की वजह से अंदर है, बोलो हेलो। Yes, ma'am. भाई एक की वजह से तो इनवर्ड है, एक की वजह से आउटवर्ड है, तो नेट बी नेट कैसे निकालोगे, फर्स्ट केस में माइनस कर देंगे, माइनस करना पड़ेगा आपको, B1 माइनस B2 करना पड़ेगा, आ गया मैग्नेटिक कुछ बी नेट। सेकेंड केस में फिर क्या करोगे, सेकेंड केस में फिर B2 निकालोगे, बी नेट, बोलो निकालोगे कि नहीं निकालोगे, सेकेंड केस में फिर से एज इट इज Yes. सेम रखोगे। उसके बाद तुमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है, इसका मतलब जब तुम्हारे पास रेडियस R1 था तो मैग्नेटिक फील्ड कितना था, mv/q/b1, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, चार्ज भी सेम है, R2 कितना हो जाएगा mv/q/b2, तो यानी इनवर्स रेशियो कर देना तुम्हारे इनका मैग्नेटिक फील्ड का, बोलो R1/R2 किसके बराबर हो जाएगा, V2/, B2 by B1. ठीक है। तो यानी ये दो केस है B1 और B2 के, तो पहले B1 निकालोगे दोनों वायर्स की वजह से और फिर उनका बी नेट, फिर सेकंड केस जब अपोजिट में करंट चला जाएगा फिर सेकंड केस लगाओगे, बोलो समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ा। यस मैम, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस तुम्हारे सॉल्यूशन पेपर में एक एक लाइन लिखी हुई है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बोलो यस मैम, जिसको अभी डाउट है मेरे से पूछ लो इन क्वेश्चन, बस तुम्हें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया उन्हें रहने देना, 22 वाला क्वेश्चन मत ही करो, कंफ्यूज हो, तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, इजी मीडियम लेवल क्वेश्चंस कर। एनी डाउट, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो पूछ लो, मेरा तो सर दुख गया आज।
No, ma'am. बेटा मेहनत कर लो, मेहनत कर लो। मैं चाहे कितनी मेहनत कर लूं, मैं नहीं तुम्हें कुछ करा सकती जब तक खुद कॉपी पेन नहीं उठाओगे। और कॉपी पेन उठा के भी कुछ नहीं होगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। क्लास में जब कराती हूँ तो समझा करो, लिखने की कोशिश मत करा करो। चलो ठीक है फिर एवरीवन, चलते हैं, बाय। मैम हमारे क्लास में कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है? यस मैम। Okay, ma'am.